हेलो दोस्तों, आपका इस सर्वोदय चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा 23 नवंबर है, उसके बारे में आपका जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा आपको सामने। कृपया जो भी अगर हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज का जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा पर मैं आपको डिस्कस करूंगा, चाहे पीटी का सर पे हो या मेंस या इंटरव्यू, तीनों। कि आगामी जो पीटी होने वाले हैं हमारे 68 बीपीएससी का, या यूपी पीसीएस भी है जून में, और या आईएएस भी है। 3 एग्जाम है। और आगे नेक्स्ट वैकेंसी की अगर बात करें तो यूपी आरओ की वैकेंसी आ रही है नेक्स्ट मंथ, आपका दिसंबर में आ रही है। और आगामी एग्जाम बिहार में अगर बात करें हम, तो बिहार में आपका बिहार पुलिस और दरोगा, ये 2 वैकेंसी दिसंबर से जनवरी तक आ जाएंगी। और इंटर लेवल जो बीएसएससी हमारा है बिहार में, वो भी आएगी आपको। ठीक है, तो ये सब वैकेंसी जो आगे आने वाली है मैंने आपको जिक्र कर दिया है। बाकी आप जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं चेक कीजिए, ठीक है। मैं हम लोग का पूरा सपोर्ट रहेगा। चीज़ें करंट अफेयर्स को लेके जो भी चीज़ें हो गए या जीएस को लेके वो चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। बाकी हमारा जो अभी बैच चल रही है आपका 68 का रिवीजन बैच स्टार्ट हुई है कल से। बाकी 67 के जो भी मेंस लिख रहे हैं उनके लिए भी हम लोग का आज से स्टार्ट हो रहा है मेंस का स्पेशल पेपर 2। चूँकि होता क्या है कि आपका पेपर 2 जो है सब मतलब हिंदी मीडियम के लेके अगर देखा जाए तो मार्क्स कम उसमें आ रहे हैं। आने वाले दिनों में जो एग्जाम हुए हैं 3-4 से, अगर 62वीं से लेकर 66वीं तक अगर हम बात करें, 62वीं से लेकर 66वीं तक की अगर बात करें ओवरऑल, तो हिंदी मीडियम में आपका 135 से लेकर 140 के रेंज में रहता है। ज़्यादातर तो बच्चे तो 125 30 से ज़्यादा नहीं बढ़ पाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो 135 से 40 के रेंज में रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे आपको 110 115 से लेके 30 के बीच में रहते हैं। 70 to 80% इसी के बीच में रहते हैं। बाकी जो कुछ 5 से 10% होते हैं जो 130 क्रॉस कर पाते हैं। तो इसको स्कोर कैसे बढ़ाना है, इस बारे में आपको रवि, हमारे जो टीचर हैं रवि सर, आपको क्लास लेंगे आज। आज से वो तीनों पेपर पॉलिटी, आईआर, इकोनॉमी, तीनों आज पहले तो आज पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, फिर आपका आंसर राइटिंग भी साथ में वो चलेगा। ठीक है, तो आप जिनको भी देना है 67 मेंस, तो पेपर 2 को मजबूत करना है, अच्छे नंबर लाना है, नंबर बढ़ा स्कोर बढ़ाना है, तो आप उसको जरूर ज्वाइन करें। और बाकी 68 का जो रिवीजन बैच है वो भी स्टार्ट हो गया कल से। ये क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जिनको 68 बीपीएससी पीटी देना है। ठीक है, चलिए हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कि कहा जा रहा है कर्नाटक हाईकोर्ट ने गोद लिए बच्चे को भी जैविक संतान की तरह अधिकार दिया जाएगा। तो कौन कह रहा है? ये कर्नाटक का जो हाईकोर्ट है, कहा है कि गोद लिए बच्चे को भी जैविक संतान की तरह ही अधिकार है, और दोनों के बीच कोई अंतर नहीं। अनुकंपा आधार पर नियुक्ति को लेकर उन दोनों के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति सूरत गोविंदराज और जस्टिस बासवा राजा की जो खंडपीठ है उसने कर्नाटक सरकार के अभियोजन विभाग जो है दिल को खारिज करते हुए कहा कि हमारे विचार में मौजूदा जो नियम है, हमारे विचार में जो मौजूदा नियमों के आधार पर अभियोजन विभाग और सहायक लोक अभियोजक प्रतिवादी 2 और प्रतिवादी 4 द्वारा गोद लिए हुए जो बेटे हैं उसको बेटे तथा जैविक बेटे के बीच जो भेद करने का मामले में कोई असर नहीं पड़ेगा। बता दें कि विभाग ने मौजूदा नियमों का हवाला देते हुए गोद लिए हुए बेटे को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने से इनकार कर दिया था। ठीक है, कोर्ट ने फैसले में कहा है कि बेटा बेटा होता है, बेटी बेटी होती है, वह चाहे गोदली हो या वैसे भी हो। अगर ऐसे भेदभाव को मंजूर कर लिया जाता है तो गोद लिए जाने का कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता। इससे संविधान के कौन सा अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। मामला विनायक एवं मुत्ताती से संबंधित था, जो सहायक लो अभियोजक जेएमएफसी और बनहाती के कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी था। उसने 2011 में एक बेटे को जो गोद लिया था, जो मुत्ताती का मार्च 2018 में निधन हो गया था, और उसी साल उसके गोद लिए हुए बेटे को ग्रीस ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन किया था, और ग्रीस को विभाग ने इस आधार पर नौकरी देने से मना कर दिया था। इसका ये मुद्दा था। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो स्कूलों में अब प्री प्राइमरी से ही बच्चे पढ़ेंगे सड़क सुरक्षा का पाठ। इसके बारे में अगर बात करें कि हाल ही में बहुत सारी घटनाएं हो रही है, ये चर्चा में है सड़क सुरक्षा। ज़्यादातर नेशनल हाईवे पे आपका एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, घटना घटती है, जिसके बारे में बराबर आंकड़ा आते रहती है न्यूज़पेपर में। अगर बात करें तो लोगों को सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों की याद तब आती है जब वे किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं। सही बात, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों की घुट्टी अब हर किसी को स्कूल में प्री प्राइमरी से ही इस तरह से पिलाई जाएगी। मतलब प्री प्राइमरी से ही इस कोर्स में शामिल कर दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। कम से कम उसको पता तो चले कि इसमें
क्या मान लीजिए लाइसेंस 18 वर्ष से कम वाले के बच्चे को बन जाता है, गाड़ी कैसे चलाना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसको तो पहले से पढ़ाना होगा, तब तो सही रहेगा। जिसमें उन्हें ना सिर्फ सड़क सुरक्षा जो नियम पढ़ाए जाएंगे, रटाए जाएंगे, बल्कि स्कूली स्तर पर उन्हें होने वाली गतिविधियों के जरिए उनके संस्कार भी दिए जाएंगे। ये ठीक वैसे ही होगा, कहा जा रहा है यह ठीक वैसे ही होगा जैसे सभी अभी स्वच्छता को लेकर हर बच्चे को जागरूक किया जाए। सड़क सुरक्षा से जुड़े नियम को लेकर सरकार अब फोकस सरकार का फोकस अब तब बढ़ा है जब काफ़ी कोशिशों के बाद भी सड़क हादसे और उनमें होने वाली मौतों की रफ्तार थमती नहीं दिख रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखा जाए तो देश भर में हर वर्ष औसतन 4.5 लाख से ज़्यादा सड़क हादसे होते हैं। इसमें से 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है, बताइए, जो किसी बीमारी से होने वाली मौतों से काफ़ी ज़्यादा है। इसकी बड़ी वजह लोगों में ज़्यादा सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता की कमी माना जा रहा है। यही वजह है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूलों के तैयार किए जा रहे पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा के विषय को शुरुआत से बच्चों को पढ़ाने का फैसला लिया गया है। इस बात को ध्यान देंगे। अब कि कौन कौन सा टॉपिक उनको रूबरू उनको बताया जाएगा डिटेल से। तो सड़क पर चलने और पार करने के नियम, सिग्नल लाइट, यातायात के चिन्ह, जेब्रा क्रॉसिंग के बारे में बताया जाएगा, यू टर्न कैसे लेना ये भी बताया जाएगा, पुल और रेलवे ब्रिज आदि के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल के बाद बरती जाने वाली सामान्य सावधानियां और गली में साइकिल चलाने के दौरान किन बातों के ध्यान रखें ये भी बताया जाएगा। साथ ही सड़क और परिवहन विभाग में खतरे से निपटने के लिए लगे उपकरण आदि से ही परिचित कराया जाएगा। खास बात यह है कि यह विषय सिर्फ खास बात आगे कहा जा रहा है कि खास बात यह है कि तो क्या है, खास बात है कि यह विषय सिर्फ जागरूकता तक सीमित नहीं होगा बल्कि बच्चों के मूल्यांकन में भी इसे शामिल किया जाएगा। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें तो कहा जा रहा है गुलाम कश्मीर वापस लेने पर केंद्र जो आदेश देगा सेना उसे पूरा करेगी। मतलब इसकी अगर बात हम समझें तो गुलाम जो कश्मीर हमारे गुलाम जो कश्मीर है पीओके वापस लेने के मुद्दे पर सेना की उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार कहा कि इसको लेकर हमारे रक्षा मंत्री पहले ही बयान दे चुके हैं। संसद में भी इसको लेकर प्रस्ताव पारित है, इसमें कुछ नया नहीं है, यह प्रस्ताव का हिस्सा है। जहां तक सेना का संबंध है, केंद्र सरकार की ओर से हमें भी जो भी आदेश मिलेंगे उन्हें पूरा करने के लिए हमें सेना हमारे तैयार है। पुंछ लिंकअप दिवस के अवसर पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि सेना के पास उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि राजौरी, पुंछ जिलों सहित जम्मू कश्मीर के करीब 300 आतंकी सक्रिय हैं, जिसमें 82 विदेशी आतंकी और 53 स्थानीय आतंकी हैं। आगे उन्होंने बताया, कहा जा रहा है कि ड्रोन की साइज हो रही नाकाम। उन्होंने कहा कि ड्रोन की जो चुनौती पर जनरल द्विवेदी ने कहा कि जहां पर हथियार और ड्रग्स गिराए जा रहे हैं उन क्षेत्रों को सेना ने चिन्हित कर लिया है। इसके अलावा ड्रोन की साइज को नाकाम बनाने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। यह स्थानीय आतंकी भर्ती के बारे में लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने कहा कि भर्ती में 35% 20 वर्ष से कम आयु के युवा शामिल है, जिसमें से 20 से 30 वर्ष की आयु के बीच युवा शामिल है। यह माता पिता के अपने बच्चों पर नजर रखने और उस पर उचित परवरिश सुनिश्चित करने का समय है। इन युवाओं का अध्ययन करने और बाहर की दुनिया देखने की जरूरत है। हमने 1800 युवाओं को पढ़ाई के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों में भेजा है। आगे अगर बात करें तो भारत और कंबोडिया में रक्षा सहयोग की अपार संभावना। राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कंबोडिया के दौरे पर हैं। इसके बारे में अगर हम समझेंगे टॉपिक को तो ये हमारा IR से भी मिलता जुलता टॉपिक रिलेटेड है। चाहे आप UPSC की बात करें, UPSC पेपर 2 और BPSC पेपर 1 दोनों में है, आपको ये पेपर 2 और ये पेपर 1 में, तो इसको समझने की जरूरत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय कंबोडिया के दौरे पर हैं। उन्होंने कंबोडियाई समकक्ष जनरल समदेश पीछे सेना T1 से मुलाकात के कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को प्रगाढ़ करने की अपार संभावना है। इन नेताओं की यह मुलाकात कंबोडिया के CM रिप शहर में हुई है। कंबोडिया के CM रिप शहर में हुआ है। यह शहर आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है। आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है यह शहर। यहाँ बुधवार को होने वाली आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स प्लस ADMM प्लस की 9वीं बैठक में राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। ये बैठक होने जा रही है। आगे बात करें तो कंबोडिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री समचे पीछे सेना T1 के साथ आज CM रिप में रचनात्मक बैठक हुई। इस दौरान भारत कंबोडिया रक्षा संबंधों की व्यापक समीक्षा भी की गई है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए अपार संभावना है।
और अब अगर बात करें हम आसियान की, तो भारत आसियान संबंधों के 30 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत और कम्बोडिया भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक अध्यक्षता भी करेंगे। ठीक है, तो 30 साल हो गए। आगे बात करेंगे। माना जा रहा है माना जा रहा है कि इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आसियान देशों के साथ रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। उल्लेखनीय है कि वैश्विक कूटनीतिक मंच पर भारत का रुतबा बढ़ता जा रहा है। और आगे बात करें इसमें थोड़ा सा कि अमेरिकी ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्रियों से मिले राजनाथ सिंह। मतलब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कम्बोडिया में दूसरे देशों के रक्षा मंत्रियों से मुलाकात की तस्वीर मंगलवार को ट्विटर पर साझा की। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्स और अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन से भी मुलाकात की है। ठीक है, आगे चले चाहिए। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में कानून न होने की आड़ तकलीफ दे। अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए संविधान की चुप्पी और कोई कानून नहीं होने का फायदा उठाए जाने की प्रवृत्ति को तकलीफ देह करार दिया। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 324 का विषय उठाया, उस जिसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में कहा गया है। लेकिन लेकिन इसमें इस तरह की नियुक्तियों की प्रक्रिया नहीं दी गई। संविधान सभा ने इस संबंध में संसद द्वारा कानून बनाने की परिकल्पना की थी, जो पिछले 72 वर्षों में नहीं बनाया गया है। जस्टिस केएफ जोसेफ की अध्यक्षता में वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि 2004 से किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त ने 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। सप्रंग सरकार के 10 वर्ष के शासनकाल में 6 मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं। वही वर्तमान राज्य सरकार में 8 वर्ष में 8 मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं। शीर्ष अदालत कुछ याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कोलेजियम जैसी प्रणाली की मांग की गई है। पीठ ने कहा कि जहां तक देश की बात है यह तकलीफदेह प्रवृत्ति है। संविधान में इस बात का कोई संतुलन नहीं है, इसलिए संविधान की चुप्पी को भुनाया जा रहा है। कोई कानून नहीं है और कानूनन वे सही हैं। कानून की अनुपस्थिति में कुछ नहीं किया जा सकता है। पीठ में जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस ऋषिकेश राय, जस्टिस सीटी रवि कुमार भी शामिल है। शीर्ष कोर्ट ने केंद्र की ओर से प्रस्तुत अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी से कहा, 2004 से मुख्य चुनाव आयुक्तों की सूची पर नजर डाले तो उनमें से अधिकतर का कार्यकाल 2 वर्ष से ज़्यादा नहीं रहा है। कानून के अनुसार उनका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु का कार्यकाल होता है, जो भी पहले हो। इनमें से अधिकतर पूर्व नौकरशाह थे और सरकार को उनकी आयु के बारे में पता था। उन्हें ऐसे समय में नियुक्त किया गया कि वे कभी 6 वर्ष की अवधि पूरा नहीं कर पाए और उनका कार्यकाल संक्षिप्त रहा। आगे बात करें कि सरकार से पूछा नियुक्ति के लिए किस तरीके का कर रही इस्तेमाल, तो जस्टिस जोसेफ ने कहा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा की बहस में इस ओर इशारा किया था कि अनुच्छेद 324 का यह प्रावधान आने वाली पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनने जा रहा है। उन्होंने इस स्थिति को पहले ही भांप लिया था और यह दुर्भाग्य से इस अदालत में हो रहा है। अदालत ने वेंकट रमनी को निर्देश दिया कि वह बुधवार को बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सरकार किस तंत्र या तरीके का इस्तेमाल कर रही है। तो इस बात को देख लेंगे, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। चुनाव में नक्सलियों का प्रभाव भी हो रहा कम और घट रहा नोटा। तो देश में जो नक्सलवाद प्रभावी था उसके बारे में है। देश में नक्सलवाद का प्रभाव बहुत सीमित हो गया। यह चुनाव में पड़ने वाले वोटों में भी दिखने लगा है। 2013 में नोटा लागू होने के बाद से ही नक्सली इलाकों में नोटा का प्रतिशत अन्य इलाकों की तुलना में ज़्यादा रहा है। लेकिन जैसे जैसे नक्सलियों का प्रभाव कम होता जा रहा है, इन इलाकों में नोटा के मतों में प्रतिशत में भी कमी आ रही है। सुरक्षा एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नक्सलियों और उम्मीदवारों के बीच फंसे ग्रामीणों के लिए नोटा का जो विकल्प जो है, नोटा जो है बचाव के विकल्प के रूप में काम करता है। अब लोगों का भय कम हो रहा है, तो चुनाव में इसकी झलक दिख रही है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर नोटा के मतों का प्रतिशत अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग की तुलना में अधिक होने की वजह समझाते हुए सुरक्षा एजेंसी ने जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में नक्सलियों का अधिक प्रभाव इसकी मुख्य वजह है। लेकिन नक्सलियों के कमजोर पड़ने के साथ ही आम लोगों का लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भरोसा भी बढ़ा है। इसका इन क्षेत्रों के में नोटों के मतों का प्रतिशत भी कम होने लगा है। 2013 में हुए विधानसभा चुनाव के आंकड़ों में नोटा के मतों को देखें तो जहां अनुसूचित जाति के लिए 1.96% और सामान्य सीटों के लिए 1.56% नोटा के पड़े थे, वहीं अनुसूचित जनजाति की सीटों पर आंकड़ा लगभग 3.42% था। लेकिन 2022 तक आते यह अंतर कम हो गया है। आगे चलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करें तो हमारा ये जलवायु संकट, अभी जो ये सम्मेलन हुआ था उसके बारे में
कॉप 27 कॉप जैसे इसके बारे में है। तो दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित इस देश ने 3 दशक पहले जलवायु जनित आपदाओं से उबरने के लिए मुआवजे लॉस एंड डैमेज फंड की मांग की थी। मिस्र के शर्म अल शेख में सीपीओ 27 कॉप 27 सीओपी 27 में उसकी यह मांग पूरी हुई है। जलवायु जलवायु मुआवजे की दुनिया भर के छोटे देश अस्तित्व के लिए निर्णायक करार दे रहे हैं, वहीं विकासशील देश इसे अमीर देशों की जवाबदेही बता रहे हैं। 1995 में बर्लिन में शुरू हुए जलवायु सम्मेलन के सालाना आयोजन पर पूरी दुनिया की नज़र रहता है। सालाना ये आयोजन हर साल आयोजन होता है। इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जलवायु के नकारात्मक बदलावों को कम करने के लिए वैश्विक साझेदारियां की जाती है। यह अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी आर्थिक मदद, तकनीक और विशेषज्ञता की आदान प्रदान पर केंद्रित होती है। जलवायु सम्मेलन में बनी सहमतियां अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौतों की शक्ल देती है। ठीक है, आगे बात करें कि कहा जा रहा है कि धरती को बचाने के लिए एकता की दरकार, मतलब कॉप 27 को दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों ने संबोधित किया था। जलवायु परिवर्तन की कूटनीति के रूप में इस्तेमाल करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन जलवायु दूत जॉन कैरी का महिमामंडन करते नजर आए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जिस अंदाज में सम्मेलन से बाहर आए उसने ब्रिटेन के हल्केपन को उजागर किया। यूरोपीय संघ ने बार बार सम्मेलन से अलग होने की चेतावनी देकर समझौतों पर अपनी शर्तों को थोपने पर पुरजोर कोशिश किया है। ठीक है, आगे कहते हैं चीजें आखिर फार्मूला कहता क्या है, क्या कहता है हानि और क्षति का फार्मूला, इसको भी हम जान लें। तो लॉस एंड डैमेज थ्योरी, हानि लॉस जलवायु परिवर्तन से आधारभूत संरचनाओं जैसे सड़क, घर, बंदरगाह आदि को होने वाले नुकसान का आकलन करती है। वहीं क्षति डैमेज को जलवायु परिवर्तन से उत्पादकता को हुए नुकसान के लिए इस्तेमाल किया गया। तापमान में अप्रत्याशित वृद्धि से कामकाज के घंटों में कमी हो रही है और कृषि उत्पादक में गिरावट हो रही है को लेकर जो है पर्यटन गतिविधियों में कमी इसके प्रमुख उदाहरण है। जलवायु परिवर्तन से होने वाली आपदाओं से उबरने के लिए तय की गई हानि और क्षति का बजट लॉस एंड डैमेज फंड जलवायु वित्त क्लाइमेट फंड से अलग है। यह एक तरह से मुआवजे की शक्ल में मांगी जा रही है। वह राशि अलग है जो विकासशील छोटी और उभरती अर्थव्यवस्थाएं जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों से बाहर आने के लिए मांग रही है। सबसे पहले 2007 में संयुक्त राष्ट्र ने हानि और क्षति के सिद्धांत को बाली एक्शन प्लान के जरिए संज्ञान में लिया था। फिर 2023 में 2013 में वारसा जलवायु सम्मेलन में हाइयान तूफान ने बेघर लोगों के लिए इसी फॉर्मूला के जरिए मदद की मांग उठाई थी। ठीक है, इस बात को इसको कर लेंगे चाहिए। आगे है कि जलवायु वित्त का होगा क्या। तो स्कॉटलैंड मुआवजे के लिए 79 लाख डॉलर की रकम तय करने वाला पहला देश है। जर्मनी 17 करोड़, आयरलैंड 1 करोड़, ऑस्ट्रेलिया 5 करोड़, बेल्जियम 25 लाख, डेनमार्क 1.2 करोड़ डॉलर देने का वादा कर चुके हैं। हालांकि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन करने वाले अमेरिका, रूस, दूसरा सबसे बड़ा प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन देश ब्रिटेन और यूरोपीय संघ जैसे देशों के रवैये हैं। ये सब देश यूज ज़्यादा करते हैं। पहले उन्होंने लॉस एंड डैमेज फंड का पुरजोर विरोध किया था ये सभी लोग, और यह ज़्यादा यूज कर रहे हैं। और यह फंड गठित हुआ तो जलवायु वित्त पर पूरी तरह खामोश है। सवाल है कि लॉस एंड डैमेज का फॉर्मूला क्रियान्वित होगा कैसे। इस फंड के लिए क्या सिर्फ स्वैच्छिक दानदाताओं पर निर्भर रहना होगा। इसे खर्च कब और कैसे किया जाएगा, इन प्रश्नों के जवाब खोजे बिना सीओपी 27 की उपलब्धियां ढाक के 3 पात पर जैसी रह गई, कुछ फैसला नहीं निकाल पाया। आगे है कुल मिलाकर कहा जाए कुल मिलाकर जलवायु से हानि और क्षति के लिए मुआवजा हासिल करना छोटे और विकासशील देशों के लिए कुछ समय के लिए राहत भरा कदम हो सकता है, लेकिन जलवायु संकट के ठोस समाधान के लिए विश्व बिरादरी को यह तय करना होगा कि प्राकृतिक आपदाओं को असर को कम करने के बजाय उसकी वजह के समाधान पर जोर दें। इसके लिए कार्बन उत्सर्जन में कटौती की ही एक कारगर एवं टिकाऊ उपाय है। तो इसको ये भी चीज़ इसी से रिलेटेड है, इसको भी आप कर लेंगे चीज़ें। अब स्वास्थ्य के मोर्चे पर सही कदम, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है आपका। कहा जा रहा है कि किसी भी देश और प्रदेश की तरक्की के लिए 2 चीज़ों इंपॉर्टेंट होता है, उचित शिक्षा और उत्तम स्वास्थ्य। मतलब मुख्यमंत्री, ये हरियाणा का है, मुख्यमंत्री मनोहर के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार ने अपने राज्य में 1 से 12वीं तक मुफ्त शिक्षा का बंदोबस्त कर बच्चों के उज्जवल भविष्य की पटकथा पहले ही लिख चुकी है। अब बारी है लोगों के उत्तम स्वास्थ्य की। ये सब चीज़ें आपको हरियाणा की चीज़ें दिया हुआ, स्वास्थ्य के बारे में दिया हुआ है, कंडीशन क्या है। ठीक है, आगे बात करेंगे भारत संघ एफटीए पर ऑस्ट्रेलिया संसद की मोहर लग गई है। और कहा जा रहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रीटमेंट एकता का या मुक्त व्यापार संघ एफटीए पर ऑस्ट्रेलिया की संसद ने अपनी मोहर लगा दी है। इसके साथ ही इस एफटीए पर
के लागू होने का रास्ता साफ हो गया। दोनों देशों के बीच इस साल अप्रैल में एफटीए किया गया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में सरकार बदल जाने से संसद को मंजूरी में थोड़ा वक्त लग गया। उद्योग मंत्री जो हमारे पीयूष गोयल हैं, तो उन्होंने बताया कि भारत में कैबिनेट की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। एफटीए को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जा चुका है। अब दोनों ही देश सीमा शुल्क विभाग एफटीए को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। अगले साल जनवरी से एफटीए लागू हो जाएगा। जापान के बाद दूसरे किसी विकसित देश के साथ भारत ने एफटीआई किया है। बहुत ही पीटी का भी ये क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किस देश के साथ भारत ने एफटीए किया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से, इससे पहले जापान के साथ भी किया जो है, मतलब विकसित देश जो है दूसरा देश है ये। ठीक है, आगे बात करेंगे। खास बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए में वस्तु के साथ सेवा सेक्टर को भी शामिल किया गया। पीयूष गोयल ने कहा है कि इस एफटीए से भारत के साथ के आईटी सेक्टर को बड़ा फायदा मिलने वाला है और वस्तुओं के निर्माण के लिए कच्चे माल सस्ती दरों पर मिलेंगे और भारतीय छात्रों के लिए बड़े अवसर मिलेंगे। अब जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए, तो दोनों देश भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 31 अरब डॉलर है अभी दोनों देशों के बीच व्यापार। 45 से 50 अरब डॉलर हो सकता है 5 साल में कारोबार। 10 अरब डॉलर का इजाफा होगा वस्तु निर्माण में वर्ष जो 26 से 27 तक। 10 लाख नई नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है। भारत को मिलने वाले लाभ कौन कौन सा है, इससे मतलब दोनों के साथ जो एफटीए हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया में, क्या क्या लाभ होगा भारत को। तो भारत को ये लाभ होगा, पहला पॉइंट कि टेक्सटाइल, गारमेंट्स, लेदर उत्पाद, ज्वेलरी, कई प्रकार के इंजीनियरिंग फर्नीचर, स्पोर्ट्स गुड्स, कृषि और मछली उत्पादों पर ऑस्ट्रेलिया को कोई शुल्क नहीं लगेगा। इससे इन वस्तुओं का निर्यात बढ़ेगा। इस साल 1800 भारतीय योग शिक्षकों को वह सेफ को ऑस्ट्रेलिया वर्क वीजा देगा। युवा प्रोफेशनल को वर्क एंड हॉलीडे वीजा मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को 4 साल तक वर्क वीजा मिलेगा, ये भी हो जाएगा। अगला 2047 तक $40 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा भारतीय, अंबानी कर रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो चेयरमैन और देश के प्रमुख उद्योगपति प्रमुख जो है मुकेश अंबानी ने दावा किया कि वर्ष 2047 तक की जो अर्थव्यवस्था का आकार $40 ट्रिलियन हो जाएगा। अगर यही अनुमान साबित रहा तो अगले 25 साल में देश की अर्थव्यवस्था का आकार 13 गुना बढ़ जाएगा। मुकेश अंबानी ने कहा कि अर्थव्यवस्था की इस विस्तार में स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटलीकरण का सबसे बड़ा योगदान होगा। गुजरात के गांधीनगर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले दशकों में 3 बड़ी क्रांतियां देश के विकास की अगुवाई करेंगी। इनमें क्लीन एनर्जी रिवोल्यूशन, बायो एनर्जी रिवोल्यूशन और डिजिटल रिवोल्यूशन शामिल है। अगर बात करें आगे जो हमारा है कि भारत एशिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में रहेगा। ओईसीडी का भी रिपोर्ट है। कहा जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर मंदी के बीच भारत चालू वित्त व्यवस्था में 6.6% की आर्थिक वृद्धि दर के साथ एशिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में भी एक रहेगा। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी ने अपना ताज़ा रिपोर्ट जारी किया, उसमें बताया है। साथ ही ये भी कहा है कि वैश्विक मांग में गिरावट और मुद्रास्फीति को काबू में करने के लिए आक्रामक मौद्रिक नीति के बावजूद भारत 22 देश में सऊदी अरब से एक स्थान पीछे G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि घरेलू मांग में नरमी के बावजूद वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर 5.7% रह जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग इकोनॉमिक्स का टॉपिक हम लोग कर लिए। आगे चलेंगे तो हमारे एक आईआर का है कि भावी पीढ़ी के हित में विश्व को एकजुट करने का संकल्प। मतलब मॉरिशस के राष्ट्रपति जो है पृथ्वीराज सिंह ऊपर 57 देशों के न्यायाधीशों और कानूनविदों ने लखनऊ घोषणा पत्र के माध्यम से भावी पीढ़ी में हित में नई व्यवस्था बनाने के लिए विश्व को एकजुट करने का आह्वान किया है। मूलभूत अधिकारों, सभी धर्मों का आदर करने और स्कूलों में शांति और एकता की शिक्षा पर उन्होंने जोर दिया। लखनऊ स्थित सिटी मोंटेसरी स्कूल में 4 दिनों तक ये चला 23वें अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन में मंगलवार को सभी ने गहन चिंतन के बाद इस संबंध में घोषणा पत्र जारी किया। न्यायविदों ने कहा कि भावी पीढ़ी में सुरक्षित भविष्य के लिए नवीन विश्व व्यवस्था के गठन तक सभी का प्रयास जारी रहेगा। घोषणा पत्र में 57 देशों से आए न्यायाधीशों ने विश्व एकता और शांति के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया। और क्या हुआ है घोषणा पत्र में, क्या था, तो विशेष बात जो ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर ध्यान देना होगा। विकसित देशों को इस पर ध्यान देना, इस और सतत विकास के साथ मौलिक और मानवाधिकार से वंचितों की आवाज़ों को उठाना होगा। प्रतिभागी देश के न्यायाधीश अपनी सरकारों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के अधिकार शक्ति को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव देंगे। ग्लोबल वार्मिंग खत्म करने के लिए कदम उठाने के लिए प्रयास होंगे। अपने देश में सरकारों के प्रमुख की बैठक बुलाकर विश्व व्यवस्था व प्रजातांत्रिक तरीके से चुने गए विश्व संसद की स्थापना करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। सभी देश स्कूलों में नागरिक शिक्षा, शांति व एक दूसरे की संस्कृति की समझ पैदा करने के लिए पहल करेंगे। यूएन चार्टर की समीक्षा करें, आतंकवाद, कट्टरवाद और युद्ध रोकने का प्रयास करें और अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट की स्थापना पर भी जोर दें। ये सभी सारे टॉपिक का महत्वपूर्ण पॉइंट था वहाँ का। आगे चलेंगे आपको, तो आगे हमारा एक टॉपिक है आईआर का है ये
कि जो हमारे जयशंकर जो हैं, एस जयशंकर विदेश मंत्री ने यूएई के अपने समकक्ष से द्विपक्षीय संबंधों पर बात की है। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं उन्हें यूएई के अपने समकक्ष शेख अब्दुल्ला बिन जायद के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा किया है। उन्होंने व्यापार, निवेश, राजनयिक, शिक्षा और खाद्य सुरक्षा सहित वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की है। उन्होंने कौन वैश्विक मुद्दे पर चर्चा की है? यूएई के विदेश एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मामलों के मंत्री जो है भारत की यात्रा पर हैं। दोनों के बीच बातचीत हुआ है, मंगलवार को बैठक हुआ है। तो इसमें यूएई के विदेश जो मंत्री हैं के बीच जो है सो विशेष रूप से हम चर्चा हुई। तो हमने द्विपक्षीय संबंधों में विशेष रूप से व्यापार, निवेश, राजनयिक मामलों, शिक्षा और खाद्य सुरक्षा में प्रगति की सराहना की। उन्होंने कहा है कि वैश्विक स्थिति और ज्वलंत मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया गया है। यह बातचीत हमारी घनिष्ठ साझेदारी की ओर दर्शाती है। शेख अब्दुल्ला एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ भारत आए हैं। एक दिन पहले विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूएई के विदेश मंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित विचार विमर्श का हिस्सा है। इसमें द्विपक्षीय हितों से जुड़े वैश्विक विषयों पर चर्चा होगी। कहा गया है कि पीएम मोदी ने 28 जून 2022 को यूएई की यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने शेख मोहम्मद से मुलाकात की थी। अब बात करें जो है टॉपिक, भारतीय जीव विज्ञानी को मिला संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान। ये हमारा पीटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि भारतीय वन्यजीवी विज्ञानी डॉक्टर क्या नाम है, पूर्णिमा देवी को बर्मन को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ ये से सम्मानित किया गया है। बर्मन को पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण की रोकथाम के लिए की गई परिवर्तनकारी गतिविधि के लिए यह सम्मान दिया गया है। असम निवासी बर्मन को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के इस साल के चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार की इंटरप्रेन्योरियल विजन उद्यमिता दृष्टिकोण के श्रेणी में सम्मानित किया गया। ये पीटी का टॉपिक है, इसको आप देख लेंगे। अब कहा जा रहा है गुटेरस जो है संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख हैं, एंटोनियो गुटेरस, उनका कहना है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरस कह रहे हैं कि हर 11 मिनट पे एक महिला या लड़की के उसके करीबी साथी या परिवार के सदस्य द्वारा हत्या कर दी जाती है। उन्हें कहा कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा दुनिया में सबसे बड़ा मानवाधिकार उल्लंघन है। उन्होंने सरकारों से इस समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई योजना लागू करने का आह्वान किया है। आगामी 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा का उन्मूलन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाने से कुछ दिन पूर्व महासचिव ने ये टिप्पणियां की थी। गुटेरस ने कहा कि हम जानते हैं कि कोरोना महामारी से लेकर आर्थिक उथल पुथल व तथा अन्य दबाव भी संदेश सारणी को मौखिक दुर्व्यवहार का कारण बनते हैं। गुटेरस की टिप्पणियां हाल ही में भारत में श्रद्धा बालकर की हत्या मामले में पृष्ठभूमि में आई है, जिसने सभी को हैरत में डाल दिया है। गुटेरस ने कहा कि आधी आबादी को निशाना बनाने वाली इस भेदभाव, हिंसा और दुर्व्यवहार की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। यह जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं व लड़कियों की भागीदारी को सीमित करता है, उनके मूल अधिकार व आज़ादी छीन लेता है, समान आर्थिक वृद्धि रोक देता है। अब समय आ गया कि इन बातों को रोका जाए। इसका मतलब है कि सरकारें इस संघर्ष से निपटने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना बनाकर लागू करें। उन्होंने 2026 तक महिला अधिकार संगठनों व आंदोलनों के लिए 50% तक वित्त पोषण बढ़ाने के लिए सरकारों से आह्वान करते हुए सभी से आग्रह किया कि महिला अधिकारों के समर्थन में खड़े हों और आवाज उठाएं और गर्व से घोषणा करें कि हम सभी नारीवादी हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम यूनाइट एक्टिविज्म टू एंड वायरलेस अगेंस्ट वीमेन एंड गर्ल्स को रेखांकित करते हुए गुटेरस ने कहा कि इसका मतलब दुनिया भर में के उन कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा होना है जो बदलाव की मांग कर रहे हैं और हिंसा से बचे लोगों का समर्थन कर रहे हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका। चलिए, तो हम लोग यहाँ तक सारे टॉपिकों को लगभग कवर कर चुका है। आज का जो टॉपिक था, कृपया अभी तक भी अगर हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए तो आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी हमारे जो आगे आने वाले जो नोटिफिकेशन है वो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। और इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें और सभी को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ईमानदारी पूर्वक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो फिर हम लोग कल मिलते हैं। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।